इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद कांग्रेस में किस तरह की राजनीति चल रही थी और स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ। तो देखिए, सबसे पहले जो है छोटे मोटे आंदोलन करते करते, अलग अलग आंदोलन करते करते कांग्रेस के कई सारे नेता और कई सारे क्रांतिकारी जो थे ये सब थक चुके थे और वो लोग चाहते थे कि ये इस तरह के आंदोलन से अब कुछ होने वाला आगे नहीं है। वो लोग जानते थे कि अब छोटे मोटे आंदोलन को बाहर से करने पर ब्रिटिश सरकार का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या चाहते थे कि 1919 में भारतीय शासन अधिनियम जो एक कानून लागू किया गया है, भारतीय शासन अधिनियम लागू किया गया है, उसके अंतर्गत वो लोग चाहते थे कि वहाँ के प्रांतीय परिषद इलेक्शन के जरिए प्रांतीय परिषद का इलेक्शन जीत करके और उसके एक सदस्य बन जाए। और ध्यान रखिएगा, 1919 में जो ये जो एक्ट लागू किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया था। इसके जरिए ब्रिटिश सरकार ने बोला था कि आज से 10 साल के बाद वहाँ की ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत में समीक्षा करने के लिए आएगी, एक कमेटी बना करके भेजेगी और वो भारत में क्या क्या चीज़ सुधार हुआ है, किस किस चीज़ को सुधार करना है, उस चीज़ पर वो उस पर डिस्कस करेगी और जो जो चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है उसका सुधार करेगी और कुछ कानून, नया कानून कुछ लागू करेगी। तो इसीलिए उस समय ये लागू किया गया था ये कानून और उसमें ये बताया गया था कि 10 साल के बाद, यानी 1919 में लागू किया गया था तो 1929 में ये आने वाला था। तो इसी का नाम आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल करके इसी का नाम पड़ा था साइमन कमीशन। तो इसी में सब लोग जो चाहते थे, क्रांतिकारी जो यहाँ पर विद्रोही थे, वो कांग्रेस के नेता लोग ये सब चाहते थे कि उसका इलेक्शन जीत करके और वहाँ के प्रांतीय कहने का मतलब वहाँ का लोकल जो होता है परिषद, वो लोकल परिषद वहाँ का बन जाए। ऐसा करने के पीछे उनका मंशा क्या था? तो ऐसा उनका ये सोचना था कि अगर उसके अंदर वो शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस, ये ब्रिटिश की जितनी भी, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों की जितनी भी नीतियाँ होगी उसका वो अपोज कर सकते हैं, उसका वो विरोध कर सकते हैं। अपोज करने का मतलब विरोध करना, उसका वो विरोध कर सकते हैं। ठीक, अगर उसके अंदर में सदस्य अगर शामिल हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसका वो विरोध कर सकते हैं। यानी आसान भाषा में ये समझिए कि किसी के घर में घुस करके और उसी के घर के सभी सदस्य को आपस में लड़वा देना, वही चीज़ करना ये लोग चाहते थे कि किसी के घर में घुस करके और आपस में मतभेद करवा देना, लड़वा देना, या फिर कोई काम सही से होने नहीं देना, बिगाड़ देना। ये चीज़ ये लोग करना चाहते थे सिंपल भाषा में। ठीक, तो ये चीज़ ये चाहते थे कि उसके अंदर इलेक्शन जीत करके शामिल हो जाएं। तो इसके क्षेत्र में जो है, इसी चीज़ के लिए 3-4 नेता जो थे, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया, कांग्रेस के अंदर में ही स्वराज पार्टी का निर्माण कर दिया। और वो कौन कौन थे? CR दास, जिनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, NC केलकर यानी नरसिम्हा चिंतामन केलकर ये थे। ये तीनों मिलकर के कांग्रेस के अंदर में ही स्वराज पार्टी का गठन कर देती है। और स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या होता है कि अपना राज हो, स्वराज 2 वर्ड से मिलकर के बना है। स्व मतलब होता है अपना और राज मतलब शासन, खुद का शासन हो, देश अपना है तो अपना ही शासन होना चाहिए, ऐसा उनका सोचना था। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ के लिए पार्टी का गठन कर दिया, स्वराज पार्टी का गठन कर देता है। लेकिन कुछ युवा नेता जो थे, उस समय के युवा लीडर्स जो भी थे, जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, ये 2 नेता जो थे, ये लोग बड़े एग्रेसिव विचारधारा के थे। ये लोग क्या चाहते थे कि ऐसा करने से भी बेहतर ये होगा कि बाहर में ही कुछ ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो कि एक बड़े स्तर पर आंदोलन हो और उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि अब हमारे देश को कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। कंप्लीट फ्रीडम मतलब पूरा आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी हमको चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इसीलिए वो लोग चाहते थे कि एक ज़बरदस्त, एक बड़ा सा आंदोलन बाहर में ही चलाया जाए जिसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, संपूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये चीज़। तो इस चीज़ को लेकर के अलग अलग वाद विवाद चल रहा था कांग्रेस के अंदर में इन सब चीज़ों को। तो उसी समय 1920 के दशक में हुआ क्या कि हमारे देश, और हमारे देश ही नहीं, अलग अलग देश में, अलग अलग विश्व के अलग अलग देश में आर्थिक जो मंदी था वो बहुत तेज़ी पर पहुंच गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सामने ख़त्म हुआ था 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था
और इसके कारण आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा चला गया था, और जिसके कारण क्या हुआ था, पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा था। और दूसरा बात ये था कि भारतीय किसान जितना कुछ भी खेत में उपजाते थे उस चीज़ का एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, आयात निर्यात होना बंद हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड ही घट गया। जब मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड घट जाता है तो उस चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो भी इफेक्टिव होता है, उस चीज़ के प्रोडक्शन पर भी असर होता है। अगर किसी चीज़ का डिमांड ही नहीं है तो उस चीज़ का प्रोडक्शन करके क्या फ़ायदा होगा। तो वही चीज़, लेकिन किसान जो थे फसल उगा रहे थे, लेकिन उनके फसल को ना ही डिमांड था मार्केट में, ना ही मांगा जा रहा था, ना ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, बाहर भेजा जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, निर्यात नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हुआ क्या कि उसके दाम ऑटोमेटिक नीचे गिरना शुरू हो गए। उसके दाम जो, क्योंकि कोई खरीदने वाला था नहीं, तो उस सामान का दाम बहुत नीचे गिरना शुरू हो गया। और ये स्टार्ट कब से हुआ? 1926 से स्टार्ट हो गया था। 1926 से ये दाम गिरना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण हमारे देश के किसान जो थे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो गए। और डिप्रेस्ड होने के कारण रीज़न क्या था कि वो अपने फसल की असली कीमत तक नहीं निकाल पाते थे, उसका जो वाकई में उसका जो दाम होता था उसका दाम भी नहीं निकाल पाते थे। और दूसरा ये था कि कांग्रेस और या फिर पूरे देश के किसान को जो लगान चुकाना पड़ता था अंग्रेज़ों को, वो अंग्रेज़ों को लगान नहीं, टैक्स नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पहले उनका फसल बिकेगा, पहले उनका सामान बिकेगा, तभी तो वो किसी को टैक्स दे पाएंगे। तो वो लगान नहीं अंग्रेज़ों को दे पा रहे थे, जिसके कारण काफ़ी सारे किसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। तो ये हुआ था उस समय। और 1926 से ये जो दाम गिरना शुरू हुआ था, ये 1930 तक में काफ़ी ज़्यादा बुरा स्थिति हो गया था। इतना ज़्यादा बुरा स्थिति हो गया था कि किसान सुसाइड करने तक के लिए भी ये चीज़ सुसाइड करने भी लगे थे कितने सारे किसान। तो इतना हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि किसान कई सारे होते हैं कि लोन लेकर के खेती करते हैं, कई ज़मींदार से किसान लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और अगर उनका फसल का सही कीमत नहीं लगाया गया तो वही किसान जो है कहाँ से उस लोन को चुका पाएंगे। इसीलिए कई सारे किसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। तो इस प्रकार से हमारा देश बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी में चला गया था, इकोनॉमिकली एक वहाँ पर क्राइसिस आ चुका था हमारे देश में। तो इसके बाद जो होता है, कुछ समय के बाद यहाँ पर भारत में समीक्षा करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा साइमन कमीशन, एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि भारत में जाकर के ये देखना कि वहाँ पर क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ में सुधार हुआ है, और क्या चीज़ करना और ज़्यादा ज़रूरी है, और कौन कौन से नए कानून और ज़्यादा लगाए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ साइमन कमेटी का गठन किया गया, ये सब सोच करके, और साइमन कमेटी को वहाँ पर भारत में भेजा गया। कब भेजा गया और उसके बाद उनका स्वागत किस तरह से हुआ, ये सब हम लोग आने वाले क्लासेस में मिलते हैं, पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक, अगर कोई बातें नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि ये बात नहीं समझ में आई है, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था और किस तरह से उसका भारत में स्वागत किया गया। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।